नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। न्यूज 360 में कई सियासी खबरों के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि एक झूठी खबर से आखिर देश की राजधानी दिल्ली के लोग और वहां के स्कूल क्यों दहशत में आ गए। हम ये भी आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री का धुआंधार प्रचार कहां कहां हुआ। इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से वोट जिहाद का जो मामला है, जो मुद्दा है, आज फिर सुर्खियों में रहा और वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। और पीएम मोदी आज गुजरात में चुनावी जनसभा कर रहे थे। जनसभा लोकसभा चुनाव को लेकर थी, लेकिन पीएम ने जिक्र वहां अपने तीसरे कार्यकाल को लेकर भी किया। पीएम ने क्या कहा ये बताएंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान से स्थान पर घमासान शुरू हो गया है। क्या है वो बयान और बयान पर घमासान पर भी एक रिपोर्ट दिखाएंगे। यूपी में वोट जिहाद का मुद्दा सपा का पीछा नहीं छोड़ रहा, उसको ताजा हवा अखिलेश यादव के एक बयान ने फिर से दे दिया और ये भी बयान हम आपको दिखाएंगे। और न्यूज 360 में एक ऐसी खबर भी दिखाएंगे जिसने आज पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। लेकिन शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अयोध्या दौरे की खबर से, जिस पर जमकर सियासत भी हुई है। इस वाक्य ने, ये वाक्य आज बोला गया या कब बोला गया मालूम नहीं, लेकिन कल छपा। 3 महीने पहले की घटना, 22 जनवरी की घटना को अखबार में 30 अप्रैल को छापा जा रहा है। इसके कुछ निहितार्थ हैं, इसलिए मैंने लिखा है कि वो वक्तव्य का भाग जो अयोध्या से संबंधित है, रामलला से संबंधित है, वो असत्य है, निराधार है और भ्रामक है, भ्रम फैलाने के लिए किया गया। आज के वातावरण में और फिर मैंने सत्य लिखा है कि माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया और भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी दोनों को उनके घर जाकर निमंत्रण दिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अयोध्या दौरे से पहले ही राहुल गांधी के सवालों का जवाब भी मिल गया, लेकिन इसको लेकर बयानबाजी जारी रही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अयोध्या दौरे से पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी अयोध्या के दौरे पर थे। उन्होंने भगवान रामलला के दर्शन भी किए। अनुराग ठाकुर काफी वक्त तक एकांत में बैठकर मंत्र जाप और भजन भी गाते रहे, लेकिन वहां से निकलने के बाद जब मीडिया ने राहुल के बयान पर उनसे सवाल किया तो उन्होंने उल्टे कांग्रेस की सोच पर ही सवाल खड़े कर दिए। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी, तब से विपक्ष के लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पहले मोदी जी ने एक अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले, गरीब परिवार से आने वाले रामनाथ कोविंद जी को देश का राष्ट्रपति बनाया। फिर उसके बाद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ट्राइबल क्षेत्र से आने वाली अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला, अपनी काबिलियत के आधार पे वो भी यहाँ पे पहुंची, लेकिन लगातार इसको लेकर विपक्ष कोई ना कोई राजनीति करता रहा। कभी अपशब्द कहे तो कभी कुछ। जब से चुनाव शुरू हुए तब से भय और भ्रम फैलाने का काम उन्होंने किया है, और इस पर स्पष्ट तौर पे पता चलता है कि जब न्यास के अधिकारियों ने बोल दिया कि इनविटेशन, निमंत्रण गया था पूर्व राष्ट्रपति जी को भी और वर्तमान राष्ट्रपति जी को भी, तो दूध का दूध पानी का पानी होता है।
विपक्ष का चेहरा बेनकाब होता है। श्रीमान राहुल गांधी जी का झूठ एक बार फिर देश के सामने आता है। क्या वो अब भी राजनीति करने से बाज नहीं आएंगे? अनुराग ठाकुर बुधवार को यूपी के अयोध्या, बस्ती और डुमरियागंज में चुनावी दौरे पर थे, जिसमें वो सबसे पहले अयोध्या ही पहुंचे थे। अयोध्या के बाद उन्होंने बाकी जगहों पर सभाएं भी की और उम्मीदवारों के नामांकन में भी शामिल हुए। अनुराग ठाकुर ने सिद्धार्थनगर की तुलना शिमला से करते हुए यूपी के ठंडा होने का कनेक्शन माफियाओं से जोड़ दिया। भाई और बहनों, मुझे लगा सिद्धार्थनगर में बहुत गर्मी होगी, लेकिन यहाँ तो शिमला जैसी ही ठंडी हवाएं चल रही हैं। लेकिन ठंडी हवा का कारण कुछ और है। यूपी ठंडा हुआ है कुंडई से, यूपी ठंडा हुआ है दबंगई से, यूपी ठंडा हुआ माफियागिरी से, यूपी ठंडा हुआ है भाड़े के अपराधियों से, यूपी ठंडा हुआ गैंगवार से, यूपी ठंडा हुआ परिवारवाद से। यूपी में राम मंदिर तो मुद्दा है ही, साथ ही माफियाओं के संगठित अपराध का भी सफाया हो रहा है। अनुराग ठाकुर यूपी में थे तो राम मंदिर और माफियागिरी दोनों को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। और पीएम मोदी ने आज गुजरात में चुनावी सभा की, जहां फेक वीडियो बनाने वाले और उनमें शामिल लोगों पर जमकर बरसे। साथ ही पीएम ने अपने तीसरे कार्यकाल में करने वाले कामों की नींव भी अभी ही रख दी है। इसके साथ ही पीएम ने आरक्षण के नाम पर भी विपक्ष को घेरा। पीएम ने गुजरात में क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं। साथियों, अभी चुनाव के 2 चरण पूरे हुए हैं। पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त पड़ा और दूसरे में ध्वस्त हो गया। यहां पड़ोस में राजस्थान का चुनाव पूरा हो गया है। राजस्थान में उनको एक सीट मिलने की संभावना नहीं बची, एक नहीं। ये हाल है इनकी। और इसलिए इंडी गठबंधन बोगलाट में कुछ भी कर रहा है। ये लोग मोहब्बत की दुकान चलाने के लिए निकले थे, अब मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो का बाजार खोल दिया है। अब चुनाव में उनकी बातें नहीं चलती हैं तो फर्जी वीडियो बना करके फैला रहे हैं। दूसरी बात, सरकार जब बनेगी 4 जून को नतीजे आएंगे। 100 दिन में क्या करना, वो प्लान मैंने अभी से तैयार करके रखा है। आप गुजरात वाले जानते हैं, मैं जब भी यहां चुनाव में जाता था तो चुनाव के बाद क्या करूंगा तय करने में लग जाता था। और पहले 100 दिन में भाजपा सरकार क्या काम कर सकती है वो हमने दिखाया था। नर्मदा गेट से लेकर के सारे फैसले मैंने कर लिए थे, आपको याद होगा। ऐसे ही तीसरे कार्यकाल में गरीब कल्याण, किसान कल्याण और उनके लिए विकास के लिए नए निर्णय, नई गति, नया संकल्प लेकर के हम आने वाले हैं। बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान दिया है, देश के संविधान के निर्माताओं ने जो संविधान दिया है, उस संविधान की शुचिता, उस संविधान का संरक्षण, और कांग्रेस वाले उनकी जमात कान खोल के सुन ले, ये मोदी है। मोदी जब तक जिंदा है मैं तुम्हें कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण का खेल खेलने नहीं दूंगा। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस पर सनातन को बांटने के आरोप भी लगे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आखिर ऐसा क्या बोला है, आप एक बार सुनिए।
और देश में तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन अपने उफान पर है। देश के अलग अलग हिस्सों से प्रत्याशियों के नामांकन की तस्वीरें भी सामने आ रही है। आइए आपको नामांकन की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये 4 बड़ी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां से सुल्तानपुर से बीजेपी के उम्मीदवार मेनका गांधी ने आज नामांकन किया। उसके बाद आप दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मनोज तिवारी ने भी आज नामांकन कर दिया है। अयोध्या से वहां के जो वर्तमान सांसद है लल्लू सिंह, उनको भी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया, अपना प्रत्याशी बनाया। उनके भी आप तस्वीरें देख सकते हैं, उन्होंने भी नामांकन किया। चौथी बड़ी तस्वीर, पूर्व दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है, अपना उम्मीदवार बनाया। तो ये 4 बड़ी तस्वीरें और देश भर के अलग अलग राज्यों में, क्योंकि जो तीसरे चरण का चुनाव वो हालांकि ये चौथे चरण और 5वें चरण का जो नामांकन है लगातार चल रहा है, तो देश भर से ऐसी बड़ी तस्वीरें सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव में जहां विवादित बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने बीजेपी को लेकर ऐसा बयान दिया जो कांग्रेस के लिए तो बिल्कुल मुफीद नहीं है। बयान टीएमसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए बवाल विपक्षी गठबंधन में टीएमसी की एंट्री को लेकर भी कांग्रेस की बयानबाजी में मतभेद को लेकर है। रिपोर्ट देखिए। तृणमूल के वोट का माने तब तक वाले बीजेपी के वोट दे दिया, तृणमूल के वोट का माने तब तक अनेक बीजेपी के वोट दिया। चुनावी माहौल में अधीर रंजन चौधरी का ये बयान सियासी सरगर्मियों को बढ़ाने का काम कर रहा है। अधीर रंजन चौधरी बयानबाजी में इस कदर मगन हुए कि टीएमसी पर हमला बोलते बोलते बीजेपी के लिए चुनावी कैंपेन का काम कर गए। तृणमूल के वोट का माने तब तक वाले बीजेपी के वोट दे दिया, तृणमूल के वोट का माने तब तक अनेक बीजेपी के वोट दिया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी मंगलवार को बंगाल के जंगीपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने लोगों से कांग्रेस के बजाय बीजेपी को वोट देने की बात कह दी। और जब ये मामला बढ़ा तो इस पर कांग्रेस की ओर से भी प्रतिक्रिया आई, लेकिन उन्होंने वीडियो से अपना पल्ला झाड़ लिया। मैंने ये वीडियो देखा नहीं है और किस संदर्भ में उन्होंने ये कहा है मैं नहीं जानता हूँ, पर एक चीज मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का एक ही मकसद है। बीजेपी की संख्या जो है आज है 42 सीटों में 18 सीट 2019 के चुनाव में बीजेपी को गए थे। बीजेपी को हमें घटाना है और भारी मात्रा में घटाना है, तो हमारा वही मकसद है। इस लोकसभा चुनाव में ये पहली बार नहीं है कि जब विपक्षी नेता जुबानी वार करने में इतना मगन हुए हैं कि हमला खुद की पार्टी पर ही कर गए। इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने भी इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिताने की बात कह चुके हैं। आप सब लोगों को सुनना है और फिर 7 मई को भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताना है। तृणमूल के वोट का माने तब तक वाले बीजेपी के वोट दे दिया, तृणमूल के वोट का माने तब तक अनेक बीजेपी के वोट दिया। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से टीएमसी और ममता बनर्जी के लिए हो रही बयानबाजी और हमदर्दी ने कांग्रेस को खुद ही 2 गुटों में बांट दिया है। एक तरफ जहां टीएमसी के ऊपर बंगाल में अधीर रंजन चौधरी तीखी जुबानी वार कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश अभी भी ममता बनर्जी को गठबंधन का हिस्सा बताने से पीछे नहीं रह रहे। अधीर रंजन चौधरी का बयान और जयराम रमेश की ममता बनर्जी के लिए हमदर्दी की खबर जब सियासत में हवा की तरह तेजी से फैली, तो इस पर बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस पार्टी और हमारे वामपंथी के साथ इंडिया गठबंधन में है। टीएमसी के नेता ममता बनर्जी ने कहा है कि वो भी इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है, हालांकि हमारे साथ वो सीट शेयरिंग नहीं हो पाया। तो अधीर रंजन जी ने जो कहा है, जिस संदर्भ में कहा मैं नहीं जानता, पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि हमारा मकसद बीजेपी की संख्या जो है पश्चिम बंगाल में, उसको भारी मात्रा से हमको घटाना ही होगा। ये कैसा गठबंधन है? दिस इज नॉट गठबंधन, दिस इज ठगबंधन। नो विजन लाइक एनडीए बीजेपी, ओनली कंफ्यूजन, कमीशन, करप्शन एंड एम्बिशन। और इस कंफ्यूजन में देखिए, अब बंगाल में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी कहते हैं डोंट वोट फॉर टीएमसी, वोट फॉर बीजेपी। वो भी जानते हैं कि एक वोट टीएमसी को बंगाल को बर्बाद कर देगा, क्योंकि टीएमसी मतलब क्या? टीएमसी मतलब टेरर सपोर्टर्स, माफिया सपोर्टर्स, करप्शन करने वालों के सपोर्टर्स।
दे सपोर्ट पीपल लाइक शाहजहां शेख, बलात्कारियों को बचाते हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाते हैं, जो एसएससी स्कैम करते हैं। इस लोकसभा चुनाव में ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने विपक्ष का जो गठबंधन बनाया है उसके अंदर कलह मची हुई है। ये बात बंगाल में टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस के विवाद तक ही सीमित नहीं है। ये बात रांची में विपक्ष की रैली में कांग्रेस और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच जूता चप्पल चलने के विवाद से भी साफ हो चुकी है। और जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की तकरार भी इसी बात की गवाह है। विपक्ष गठबंधन के नाम पर एक हुए ये सभी नेता अपने अपने स्वार्थ की लड़ाई में इतना मगन हैं कि ये खुद ही बीजेपी के लिए मुद्दों की थाली बन जाते हैं और इसी को लेकर बीजेपी भी विपक्ष को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ती। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला बनाम महबूबा मुफ्ती, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस बनाम लेफ्ट बनाम कांग्रेस, केरल में कांग्रेस बनाम लेफ्ट एक दूसरे को किस प्रकार की गालियां दे रहे थे, पंजाब में वही आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गाली देती है और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को गाली देती है। अब तो दिल्ली में गठबंधन बनने के बाद भी कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी के चक्कर से निकलते जा रहे कांग्रेस पार्टी छोड़कर। उत्तर प्रदेश में आरएलडी चली गई, बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच में जो जूते चप्पल चले हैं, सर कैसे तोड़ा गया है, फोड़ा गया है, तो हर जगह ये टुकड़े टुकड़े अलायंस है और जहां पर अलायंस टुकड़े टुकड़े नहीं है वहां पर कांग्रेस टुकड़े टुकड़े है। कर्नाटका में देख लीजिए, तेलंगाना में देख लीजिए राजस्थान में, तो ये दिखाता है नो मिशन ओनली कंफ्यूजन। दिस इज कॉल्ड फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स। गठबंधन के अंदर मची कलह को लेकर विपक्ष बीजेपी के निशाने पर इस पूरे लोकसभा चुनाव में रहा है। ऊपर से विपक्षी नेताओं की विवादित बयानबाजी ने गठबंधन के लिए आए दिन नई मुसीबत खड़ी कर रही है। अब विपक्ष के नेता ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तो वही लोग जाने, लेकिन एक बात तो साफ है कि इससे नुकसान पूरे गठबंधन का हो रहा है। और यूपी के फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में समाजवादी पार्टी नेता मारिया आलम ने वोट जिहाद वाला बयान दिया। मामला सियासी तूफान में अब बदल चुका है। ऐसे में आज अखिलेश यादव का एक और बयान आता है और वो पूरे मामले की लीपापोती की कोशिश करते दिख रहे हैं। उधर बीजेपी पूरे मामले पर हमलावर है। कई बार किसी भाव की वजह से और क्योंकि आप बोल रहे हैं लगातार और बोलते क्योंकि आपको जनता में उत्साह पैदा करना है वोट डालने के लिए, कई बार वो हार्ड शब्द इस्तेमाल हो जाते हैं, जो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं जिनका भाव वो नहीं है जिस वजह से कार्रवाई हो रही है। भाव दूसरा की ज्यादा वोट डाले। अगर हम वोट ज्यादा डालने के लिए कह रहे हैं, और कई बार उसका भाव दूसरा होता है और भाव आचार संहिता के हिसाब से कार्रवाई करने का, तो उनका मैं समझता हूँ भाव ये नहीं रहा होगा जिसकी वजह से उन पर कार्रवाई हो रही है। भाव यही रहा होगा कि ज्यादा से ज्यादा वोट डाले, अपना पूरा वोट डाले। मन के भाव पढ़ लेना अगर कला है तो फिर अखिलेश यादव का ये बयान ललित कला की श्रेणी में रखा जाएगा। लोकतंत्र में बयानबाजी और बहानेबाजी की बाजीगरी का इतिहास पुराना है, अखिलेश का भी और सियासत का भी। लेकिन अपने जिस नेता को बचाने के फेर में अखिलेश यादव मुस्कुराते हुए अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, वो मामला अब कानूनी हो चुका है। लेकिन अखिलेश के इस बयान के बाद एकदम से लोगों के जहन में उनके पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का लड़कों से गलती हो जाती है वाला बयान ध्यान में आता है, जब 10 साल पहले निर्भया रेप कांड के दोषियों को फांसी की सजा देने पर मुलायम सिंह यादव ने ये बयान दिया था। रेप में फांसी दी जाएगी, 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी, दुरुपयोग करने वालों को सजा देंगे और झूठ रिपोर्ट करने वालों को भी सजा का प्रावधान दिया जाएगा। खैर, अखिलेश यादव तो मारिया आलम के बयान पर बहानों की चादर उठाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन मैदान पर बीजेपी ने इस बयान पर आरोपों की तीरंदाजी शुरू कर दी है। पहले बयान सुनिए, फिर बयानबाजी। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं।
मारिया आलम कांग्रेस के बड़े नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी हैं। राजनीति में नाम बड़ा नहीं है, लेकिन एक बार जुबान क्या चली, इस चुनावी जंग में उनके चर्चे शुरू हो गए। बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। लोग वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। ये जिहाद की बात करने वालों को मैं बोलूंगा, भारत का भविष्य जिहाद या फसाद से तय नहीं होगा। ये देश किसी फतवे या फरमान से नहीं, भारत के संविधान, बाबा साहब अंबेडकर के दिए संविधान से चलता है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार सबका साथ सबका विकास, इसी मूल मंत्र के साथ चलती है। फतवे और जिहाद के दिन चले गए हैं। लोग जागरूक हो चुके हैं। जो लोग सोचते हैं कि यहाँ पर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे, उनका काम नहीं चलेगा। दिल्ली पर आप गौरी, गजनवी, लोधी या मुगलों का शासन नहीं, भारत की चुनी हुई और भारतीयों द्वारा चुनी हुई एक लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा होता है। जब मारिया आलम फर्रुखाबाद के मंच से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में वोट जिहाद वाला भाषण दे रही थी, तो उनके चाचा सलमान खुर्शीद मंच पर मुख्य अतिथि बनकर बैठे थे। अब चाचा और भतीजी दोनों के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। फर्रुखाबाद पुलिस ने मारिया आलम और सलमान खुर्शीद के खिलाफ FIR दर्ज की। दोनों नेताओं पर IPC की धारा 188, 295A और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। तीसरे चरण के मतदान से ठीक पहले मारिया आलम का ये बयान बीजेपी के लिए एक बड़ा हथियार साबित हो रहा है। इसलिए ही बीजेपी हर मौके, हर मंच से इस बयान पर निशाना साध रही है। कमल के फूल पर इतने ऊट बरस रहे हैं कि सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग बौखलाए हुए हैं और वोट जिहाद की मानसिकता ये बहुत खतरनाक है। इसकी कड़ी आलोचना करता हूं और इसकी पूरी जांच करके जो भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह न देश स्वीकार कर सकता है, न प्रदेश स्वीकार कर सकता है। वोट का जिहाद होगा तो वो हिंदुओं के खिलाफ होगा। ये जो सोच है, इस सोच को उजागर करना हमारी प्रतिबद्धता है और हमें विश्वास है कि कानून अपना कार्य कर रहा है। ऐसे जो पाखंडी, ढोंगी और अराजक तत्व हैं, PDA, पाखंडी, ढोंगी और अराजक तत्व, इनको सजा जरूर मिलेगी, सख्त सजा मिलेगी। कुल मिलाकर वोट जिहाद वाले भाषण से विपक्षी गठबंधन का पीछा छूटता अभी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अब पूरी तरह ये मामला धर्म और ध्रुवीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में इस भाषण को मिल रही सियासी चर्चा कितना रंग लाती है, ये भी नतीजों के दिन पता चल जाएगा। गांगुली ने आज पॉलिटिक्स में एंट्री कर ली है। अभिनेत्री बीजेपी में शामिल हुई, जिसके बाद उन्होंने पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात भी की। पॉलिटिक्स में एंट्री पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। जो लोग भाजपा से बहुत कई साल पहले से नहीं जुड़े हैं, उन सबको वो एक व्यक्तित्व खींच कर लेकर आते हैं, श्री मोदी जी। और उनका काम करने का तरीका, उनकी पर्सनालिटी, वो जिस तरह से विकास की और भारत को दे गए हैं, वो सब देखकर हर किसी भारतीय को यही लगता है कि काश मैं भी मोदी जी की सेना में शामिल हो जाऊं और मैं भी कुछ ना कुछ अपनी तरफ से, थोड़ा ही सही लेकिन कुछ करूं देश के लिए। सो आई ऑल्सो फेल्ट द सेम थिंग एंड हेंस आई जॉइन्ड। तो चलिए न्यूज 360 में अभी वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। इंडिया का नंबर 1 सिप्लाडीन। इसका पोविडोन आयोडीन स्किन इन्फेक्शंस पे असर करे और छिलने, कटने और जलने पर भी। सिप्लाडीन, स्किन का फर्स्ट एड। आज हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखने का कोई साहस नहीं करता। पहले हम अपने देश में डरकर चलते थे, अब हमारे दुश्मन उनके देश में भी सेफ नहीं है। 10 सालों से देश सुरक्षित है। देश की सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये है मोदी की गारंटी। और मोदी जी को वोटिंग, ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और दिल्ली और नोएडा वालों के लिए आज सुबह की शुरुआत एक ऐसी डरावनी खबर से हुई जिसकी हनक से पूरे देश सकते में आ गया। एक ईमेल ने कैसे पूरे देश में हड़कंप मचा दिया, आप खबर देखिए।
बुधवार के दिन दिल्ली में एक ईमेल ने दहशत मचा दिया। दिल्ली और नोएडा के लगभग 100 स्कूलों को एक धमकी भरा ईमेल मिला। ईमेल में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी मिलते ही चारों तरफ हड़कंप मच गया। शासन और प्रशासन हरकत में आ गए। मामले को लेकर सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई। ऐसे ही इसकी खबर स्कूलों में आई है। इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है स्कूल अथॉरिटीज ने, और दिल्ली पुलिस बहुत ही जल्दी वहां पर पहुंची और सारा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है एरिया। सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। यहाँ पर डॉग स्क्वाड्स भी हैं, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स भी काम कर रही हैं। हर तरीके से हम मुस्तैद हैं। मुझे भी 7:30 बजे इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और इस वक्त मैंने पुलिस कमिश्नर साहब को ये कहा था कि आप पूरी फोर्स लगाकर इस पर ध्यान दें और कोई इंसिडेंट नहीं होनी चाहिए। ईमेल मिलने के बाद जब स्कूलों ने पुलिस को इसकी सूचना दी तो पुलिस तुरंत हरकत में आई। सभी स्कूलों के परिसरों में चेकिंग की गई। चेकिंग में प्रशासन को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। हमारे द्वारा निरंतर सघनता पूर्वक चेकिंग चलाई जा रही है। कोई ऐसी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है और संपूर्ण रूप से सुरक्षित परिसर है। हमने अपने तौर पे प्रिकॉशनरी लेवल पे भी और सारी स्कूल चेक कर लिए, किसी में कुछ नहीं है, तो कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और प्रिकॉशनरी तौर पे भी सारी चेक कर लिए हैं और पोल के तौर पे भी चेक कर लिए। हमारे एरिया में जो भी पुलिस जो भी स्कूल्स हैं वो भी, और जो हमें इम्पोर्टेंट लगते हैं सारी हमने चेक कर ली। बुधवार को जब दिल्ली और नोएडा के स्कूलों को जो धमकी भरा ईमेल मिला, सभी में धमकी एक ही थी। सबको ईमेल भेजने का समय भी एक ही था। ऐसे में शुरुआती जांच के बाद पुलिस का मानना है कि ये धमकी महज अशांति फैलाने के लिए हो सकती है। पुलिस ने बच्चों के पेरेंट्स से भी पैनिक न करने की अपील की। ने इस कॉल्स को, जितनी भी कॉल्स आई उनको बहुत सीरियसली लेते हुए हर जगह थॉरो चेकिंग की है, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला है। और अगर इसका टाइमिंग देखें तो सभी स्कूल्स को इकट्ठा किया है और कहीं कुछ नहीं मिला है, तो इसका लगता है कि ये किसी ने पैनिक क्रिएट करने के लिए ही ये तकनीक अपनाई है, जिसमें उन्होंने इंडिविजुअल स्कूल्स को मेल डाला है। जी देखिए, पैनिक की बात नहीं है। हम लोग सभी लोग जो है पूरी तैयारी से इसमें लग गए हैं। और मुझे, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों से गाड़ियां भी वापस आ गई जिन्हें बताया गया कि हॉक्स कॉल थी, फॉल्स कॉल थी, तो मुझे लगता है सब कॉल फॉल्स हैं। किसी शरारती तत्व की जो है ये मुझे लगता है घटना है जो पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और ऐसा मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसी बात हो पाए। उनसे यही दरख्वास्त है कि प्लीज पैनिक मत कीजिए। अभी तक हमें जो पता चला है तो इन सारे ईमेल्स का कंटेंट सेम है और हो सकता है शायद कि इनका सोर्स भी सेम हो। तो काइंडली कोऑपरेट विद द स्कूल अथॉरिटीज एंड किसी भी तरह की पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट। दरअसल इस ईमेल को भेजने के लिए एक ही आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया गया। शुरुआती जांच में क्या मिला ये भी जान लीजिए। विदेशी सर्वर से भेजे गए धमकी भरे ईमेल, जिस अकाउंट से ईमेल भेजा गया उसके आईपी एड्रेस में रशियन लैंग्वेज मिला है। जांच एजेंसियां कई अहम पहलुओं की जांच कर रही हैं। गृह मंत्रालय ने स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच को जांच सौंप दी है। मामला स्कूली बच्चों से जुड़ा है, इसीलिए जांच एजेंसियां हर संभव सुराग की तलाश में है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने साफ किया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं इस बात को दिल्ली की जनता को एश्योर करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और हमारी कोशिश होगी कि हम किसी भी अप्रिय घटना को नहीं होने दें। दिल्ली पुलिस ने अभी पता कर लिया है कि ये मेल्स कहां से आ रहे हैं, जांच चल रही है। मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहूंगा कि जो कल्प्रिट्स हैं बख्शे नहीं जाएंगे, उनको बहुत सख्त सजा मिलेगी जिन्होंने भी दिल्ली में अमन चैन को तोड़ने की कोशिश की है। मौके की नजाकत को देखते हुए और धमकी से बच्चों या उनके परिवार वालों में कोई भगदड़ न मचे, इसको सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने खुद दिल्ली के स्कूलों का दौरा भी किया। पुलिस मामले की तफसील से जांच कर रही है। आईपी एड्रेस के तह तक जाने के लिए इंटरपोल की भी मदद ली जा रही है। इधर जवानों को स्कूलों के बाहर भी तैनात किया गया है। गृह मंत्रालय और पुलिस दोनों ने लोगों से न घबराने की अपील की है। धमकी मिलने वाले स्कूलों में कई तो दिल्ली के हाई प्रोफाइल स्कूल भी हैं। डीपीएस द्वारका, डीपीएस वसंत कुंज, डीवी दक्षिण पश्चिमी दिल्ली, डीपीएस नोएडा, डीपीएस ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क, संस्कृति स्कूल, एमएच स्कूल पुष्प विहार,
मदर मैरी स्कूल मयूर विहार, फादर एंगल नोएडा, सचदेवा ग्लोबल स्कूल, प्रूडेंस स्कूल द्वारका, प्रूडेंस स्कूल अशोक विहार, एस्टर पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा वेस्ट। धमकी मिली तो कई बच्चों को स्कूल से घर भेज दिया गया, वहीं कई जगहों पर जांच के बाद उन्हें वापस क्लास में भेज दिया गया। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिले, उसकी भाषा आतंकियों की थी। मेल में लिखा था, हमारे हाथों में जो लोहा है वो हमारे दिल से जुड़ा हुआ है, हम उसे हवा के जरिए भेजकर तुम्हें उड़ा देंगे, हम तुम्हें फाड़ देंगे और आग की लपटों में जलाएंगे, हम तुम्हारी इमारतों को दफन कर देंगे, हम इमारतों की छतों को उड़ा देंगे, हम उन्हें तोड़ देंगे, उसके भीतर दफन कर देंगे, हम तुम लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसका देंगे और आग में ले जाएंगे, जो तुम्हारा आखिरी ठिकाना होगा। ईमेल में डरावनी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इसके तार कहां और किससे जुड़े हैं, पुलिस फिलहाल इसकी जांच कर रही है। एजेंसियों का मानना है कि स्कूलों को धमकी भरे ईमेल भेजने में किसी संगठन का हाथ हो सकता है। साजिश के तार विदेश से भी जुड़े हो सकते हैं। वैसे फिलहाल इन धमकियों के बाद, तमाम जांच के बाद स्कूलों में स्थिति नियंत्रण में ही है।